विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। ऐसा क्या करते हैं कामयाब लोग? कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, और कुछ लोग कम मेहनत करके भी कामयाब हो जाते हैं। ऐसा आपने भी अपने आसपास देखा होगा, लेकिन ऐसा होता क्यों है? कामयाब लोग ऐसा अलग क्या करते हैं? उनमें ऐसी क्या खास बात होती है? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के सेशन में, जिसमें मैं शेयर करने वाला हूँ लर्निंग्स जो मैंने सीखी हैं एक बहुत ही खूबसूरत किताब यू कैन विन, जीत आपकी किताब से, जिसे लिखा है एक बहुत ही फेमस ऑथर शिव खेड़ा जी ने। इसमें लेखक हमें जीवन में जीतने के लिए सफल होने के तरीके बताते हैं। खाली उन्होंने उन तरीकों को बताया ही नहीं है, एक्शन प्लान भी दिया है जिसे फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस पूरे सेशन को सुनने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे, जिससे आपको सफल होने के लिए बहुत सारे अच्छे तरीके मिलेंगे। लेखक कहते हैं कि आपको सफल होने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप एक अच्छे इंसान ना हो। ये एक बहुत ही कामयाब बुक हुई जो 1998 में रिलीज हुई थी, और इसका 16 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुका है, और दुनिया भर में इसकी 2 मिलियन से भी ज्यादा बुक्स बिकी थी। जीत आपकी दोस्तों लाइफ को बदलने का एक मंत्र है जो आपको सफलता के बहुत सारे गुण सिखाता है, प्रिंसिपल सिखाता है, जिसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने सफलता के रास्ते को आसान बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपनी लाइफ में सफल होने के लिए कोई प्रैक्टिकल योजना नहीं बनाई है, तो ये बुक, ये सेशन आपको वो एक्शन प्लान बनाने में मदद करेगा। देखिए, एक्शन प्लान 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, उसे कैसे हासिल करेंगे, और आप उसे कब हासिल करेंगे। किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसमें से बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। और दोस्तों, यही सेशन, ये बुक आपको उसमें से बाहर निकलना सिखाएगी। ये सेशन आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको अपनी जिंदगी में उतारने के कुछ ऐसे नियम बताएगा जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सीखेंगे आपकी एटीट्यूड को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और एटीट्यूड के क्या मायने होते हैं, या अच्छा होता है या बुरा होता है। सक्सेस क्या होती है, सक्सेस पाने के तरीके क्या होते हैं, कौन है जो आपको कामयाब होने से रोकता है। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करें, पॉजिटिव बनाएं, और लास्ट के कुछ फ्यू पार्ट्स में आप सीखेंगे कि कैसे गोल सेट करते हैं। लेखक ने इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स शेयर की हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं इंस्पिरेशन के लिए। आप आज के इस सेशन को सुनने के बाद अगर पसंद आए तो आप उन लोगों से इसे ज़रूर शेयर कीजिए जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, और अपने गोल सेट करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे जो ये सेशन है, जरूरी है कि आप इसे पूरा सुने और समझें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट। कहते हैं, नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। और आपके लिए दिशाएं बदलने में मदद करेगा ये आज का सेशन, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो एक किसी इंसान को कामयाब होने के लिए चाहिए। जरूरी है बस इंटरनल मोटिवेशन की। पूरे सेशन को सुनने के बाद आपको ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो आपको सफल होने के लिए नींव बनाने में मदद करेंगी। आप कहीं भी रहते हो दुनिया के किसी भी कोने में, आज के सेशन में बताई गई प्रिंसिपल्स पर आप लाइफ के किसी भी जगह पे आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और ये सारे प्रिंसिपल्स आपको सफल होने में मदद करेंगे, और एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। इस पार्ट में लेखक हमें एटीट्यूड क्यों जरूरी है ये सिखाने के लिए बहुत सारी कहानियां शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक इंसान था, एक आदमी था जो गुब्बारे बेचने का काम करता था। वो गांव में लगने वाले मेलों में गुब्बारे बेचता था। बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके पास बहुत सारे रंग बिरंगे जो गुब्बारे होते थे, उसमें से जब उसे महसूस होता था कि उसके जो सेल है थोड़ी कम हो रही है, तो एक गुब्बारा लेकर के वो हवा में उड़ा देता था।
उड़ते हुए गुब्बारे को देख के बच्चों के मन में उसे खरीदने की इच्छा होती थी और बच्चे उसके पास पहुंच जाते थे। एक बार एक मेले में जब गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जब एक गुब्बारा उड़ा रहा था तो ये देखते हुए एक छोटा बच्चा उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। जैसे ही उसने हरे रंग को गुब्बारे को हवा में उड़ाया और उड़ते हुए देख करके उस गुब्बारे वाले के पास वो बच्चा जाकर के एक सवाल पूछता है कि क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी उड़ेगा अगर आप इसे छोड़ेंगे तो गुब्बारे वाला बोलता है हाँ बेटा ये भी डेफिनेटली उड़ेगा। तो उस बच्चे को बोलता है कि गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किस रंग का है या कितना बड़ा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि गुब्बारे के अंदर क्या बना हुआ है। दोस्तों इसी तरह यह बात हम पर लागू होती है कि कोई आगे चलकर क्या बनना पड़ता है ये उसके रंग या उसके पहरावे पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है, उसका व्यवहार कैसा है और वो अपने बारे में कैसा सोचता है। उसका एटीट्यूड यह डिसाइड करता है कि वो कितना आगे जाएगा। हम में से ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुना है, लेकिन बहुत कम लोग नेगेटिव थिंकिंग की पावर को जानते हैं। लेखक ये कहते हैं कि दोनों ही थिंकिंग बराबर पावरफुल है। अगर कोई इंसान पॉजिटिव थिंकिंग रखता है तो लाइफ में नई ऊंचाइयां पा सकता है, वहीं दूसरी तरफ अगर वो नेगेटिव थिंकिंग में फंसा हुआ है तो वो विनाश तक पहुंच जाएगा। एक रिसर्च में बताया गया कि 90% लोगों को जो उनकी लाइफ में जॉब है उनके एटीट्यूड की वजह से मिलती है और 10% लोग ही सिर्फ अपने नॉलेज की वजह से। ये बुक और ये आज का सेशन उन 90% लोगों के लिए है जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बनाने में मदद करता है। लेखक ने एक एग्जाम्पल शेयर किया, उसमें कहानी के माध्यम से उन्होंने सिखाया कि एक व्यक्ति था जो कि वो किसान अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड और खुश था। वो सेटिस्फाइड इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक बार एक समझदार पर्सन उसके पास आया और उसको हीरो के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। उसने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ छोटा सा हीरा हो तो तुम इस पूरे शहर को खरीद सकते हो, और तुम्हारे पास मुट्ठी जितना अगर बड़ा हो तो शायद तुम अपने लिए पूरे इस जिले को खरीद लो, स्टेट को खरीद लो। उस रात इस नॉलेज को जानने के बाद वो व्यक्ति सो नहीं पाया। वो अनसेटिस्फाइड हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही उस व्यक्ति ने अपने खेतों को बेच करके हीरे खोदने के लिए रवाना हो गया। अब वो हीरों की खोज में पूरे अपने देश कंट्री में घूमता रहा। उसने उसे यूरोप में ढूंढा, अफ्रीका में ढूंढा, उसे वहाँ भी नहीं मिले, और इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो फिजिकली, इमोशनली और इकोनॉमिकली टूट गया। वो इतना मायूस हो गया था कि उसने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। दूसरी तरफ जिस आदमी ने उस व्यक्ति के खेत खरीदे थे, वो एक दिन उन खेतों से होकर के बहने वाली नहर पे ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी वहाँ पर सूरज की किरण पड़ते हुए जो दूसरी तरफ किनारे पे तेज चमकदार कुछ चीज़ें थी, उस पर जब वो किरण पड़ी तो उसने देखा कि यार ये पत्थर बहुत चमक रहा है। उसको लगा कि ये पत्थर बहुत खूबसूरत है और उसने उस पत्थर को ला करके अपने ड्राइंग रूम में सजा दिया। उस दिन वो व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति जिसने उस पहले व्यक्ति को उन हीरे की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, जब वो वापस उसी घर पहुंचा तो उस ड्राइंग रूम में पहुंचने के बाद उसने कहा कि क्या हफीज वापस आ गया? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो उसने कहा कि ये जो चमकदार पत्थर जिसके वो समझ रहा था ये एक हीरा है और मैं जानता हूँ कि हफीज हीरे ढूंढने गया था। तो उसने कहा नहीं, ये हीरा नहीं है, मैंने इस पत्थर को यहीं से उठाया है और उस नदी के किनारे ले गया और दिखाया कि देखिए ये बहुत सारे पत्थर इस तरह के हैं। और उस आदमी ने उसको उठा करके उसको लैब में चेक करवाया और पाया कि ये वो हीरा था और ऐसे बहुत सारे हीरे वहां पर थे। उन हीरों को पाने के बाद ये सीख मिलती है कि जब हमारा नजरिया ठीक होता है तो हमारे आसपास वो हीरे मौके होते हैं। मौके हमारे आसपास होते हैं, उन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस उस नजरिए की जरूरत होती है जो उन मौकों को पहचान सके हीरे के रूप में।
हमारे खेत की घास चाहे जितनी मर्जी हरी भरी हो, हमें दूसरे लोगों के खेत की घास हरी भरी लगती है। हमें चाहे भगवान जितना चाहे दे दे, हमारी ललचाने की ताकत नहीं छूटती। इसी तरह से दूसरे भी हमारे पास मौजूद चीज़ों को देख करके ललचाते हैं। इस कहानी से बहुत ही खूबसूरत सीख मिलती है, वो ये है कि जोश, जुनून और पॉजिटिविटी को पाने के लिए हमें खुद के अंदर झांकना होगा। एक और कहानी है जिसे आप भी शायद जानते होंगे, डेविड और गोलियत। गोलियत एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसे सब लोग डरते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा था। एक बार एक बच्चा जो कि तकरीबन 17-18 साल का था, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो दोस्तों को डरे हुए देख करके उसने कहा कि तुम उससे लड़ते क्यों नहीं हो? तो दोस्तों ने कहा कि वो इतना बड़ा है कि उसे देख के डर लगता है। तो इस जवाब पर डेविड ने कहा कि वो इतना बड़ा नहीं है कि उसे मारा ना जा सके, बल्कि इतना बड़ा है कि मारो तो हो सकता है तुम्हारा निशाना चूके ही नहीं। और डेविड ने गुलेल से निशाना बांधा और उस राक्षस के सिर पर मारा और वो मर गया। सिचुएशन एक ही थी, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग। लेखक यहाँ ये सिखाते हैं कि हमारा एटीट्यूड ये निर्धारित करता है कि आप परेशानी को कैसे देखते हैं। पॉजिटिव थिंकर के लिए वो परेशानी सिर्फ कामयाबी की सीढ़ी है, जबकि नेगेटिव थिंकर के लिए वो एक रुकावट है। ज़्यादातर महान लोगों का ये मानना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने साथ सॉल्यूशन भी लाते हैं, जरूरत है बस उसे पहचानने की। अब बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। लेखक कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ कंपनियां या कुछ देश ही ज़्यादा कामयाब हैं लोगों के मुकाबले, दूसरे लोगों से कंपैरेटिवली? ऐसा इसलिए क्योंकि वो काम को बेहतर ढंग से करना जानते हैं, क्योंकि वो अपना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अपने एसेट लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि काम तो उन्हें लोग ही करके देते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने कई बड़ी कंपनियों से बात की और उनसे एक सवाल पूछा कि अगर आपको कोई मैजिक स्टिक दी जाए तो आप ऐसा क्या चेंज करेंगे जिससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लगभग सबका जवाब सेम था। वो सब कह रहे थे कि हम अपने लोगों के एटीट्यूड में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छे एटीट्यूड का पर्सन ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है, वो टीम में भी अच्छा करेगा और कम से कम मटेरियल वेस्ट करेगा। इससे हमारी कंपनियां ज़्यादा ग्रो करेंगी। लेखक कहते हैं कि एटीट्यूड को कौन कौन से फैक्टर्स बनाते हैं। मोस्टली हमारा एटीट्यूड हमारे आसपास के माहौल से कम उम्र में बन जाता है। तो क्या हमारा एटीट्यूड बदला भी जा सकता है? अगर हाँ, तो वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? लेखक ने 3 ईज के बारे में बताया है। वो है एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का वातावरण, ई फॉर एक्सपीरियंस और ई फॉर एजुकेशन। आइए इन 3 फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। पहला एनवायरनमेंट यानी वातावरण। एनवायरनमेंट यानी वातावरण का मतलब है आपके आसपास का माहौल। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वातावरण का मतलब है स्कूल का माहौल, उनके दोस्तों का माहौल, वो टीवी में किस तरह से प्रोग्राम देखते हैं। काम करने वाले पर्सन के लिए वातावरण का मतलब है घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, साथ में काम करने वाले लोगों का रिलीजन, संस्कार, आस पड़ोस के लोग, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उनका प्रभाव। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सबके साथ बहुत प्यार से बात करते हैं और कुछ लोग बहुत गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों के घर का वातावरण प्यार से भरा होता है और कुछ लोगों के घरों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ये सब उनके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। एक आदमी जिस तरह के वातावरण में रहता है उसी तरह का उसका एटीट्यूड बन जाता है, और किस तरह के लोगों से हम मिलते हैं इन सब बातों से हमारा अनुभव बनता है। पॉजिटिव लोगों से मिलकर हमारा अनुभव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव लोगों से मिलकर के हमारा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो नेगेटिव होता है। अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा, वो लाइफ में हमारे एटीट्यूड को डिसाइड करता है। तीसरा है अब एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा का भी एक इंसान के एटीट्यूड पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का मतलब है
कि जो आप किताबों में पढ़ते हैं और जो बातें आप समाज से सीखते हैं, आप खाली स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से ही नहीं, आसपास के लोगों और समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज के मॉडर्न एरा में लोग इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसी तरह से सोचते हैं और उसी सोच से हमारा एटीट्यूड बनता है। यानी कि जैसी हमारी सोच और जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसे ही हमारा जीवन चलने लगता है। इसके बाद लेखक एक बात कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को कैसे पहचानें और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्ड करें। दूसरा, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। हमारा अनुभव भी हमारे एटीट्यूड को बहुत प्रभावित करता है। हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, हम क्या काम करते हैं, किस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, इन सब बातों से हमारा अनुभव बनता है। पॉजिटिव लोगों से मिलकर हमारा अनुभव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव लोगों से मिलकर के हमारा जो अनुभव एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव होता है। एक्सपीरियंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो हमारे एटीट्यूड को डिसाइड करता है। फिर बात आती है ई फॉर एजुकेशन की। शिक्षा का भी एक इंसान के एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एजुकेशन से मतलब है जो आप किताबों में पढ़ते हैं, जो आप समाज से सीखते हैं। आप खाली स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से ही नहीं दोस्तों, आसपास के लोगों से, समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज के इस मॉडर्न टाइम में लोग इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं उससे, जिस तरह से हम सीखते हैं उसी तरह से हम सोचते हैं और फिर उसी सोच से हमारा एटीट्यूड बनता है। जैसी हमारी सोच, जैसा हमारा एटीट्यूड होता है, उसी तरह से हम अपने जीवन को जीते हैं। इसके बाद लेखक एक बात बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को कैसे पहचानें और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्ड करें। जिस तरह से जीतने वाले के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, उसी तरह से हारने वाले के पास सलूशन का एक प्रॉब्लम होता है। लेखक ये कहते हैं कि जिंदगी में हमें कभी ना कभी तो जिम्मेदारी लेनी होगी। हम जब भी हारते हैं तो दूसरे लोगों को दोषी ठहराते हैं, अपनी हार को दूसरे लोगों को की देन बताने लगते हैं, जबकि हारने पर खुद की जिम्मेदारी लेने की जरूरत होती है। जरूरी है कि हर सुबह हम अपने नजरिए को खुद तय करें और समझदार इंसान होने के नाते अपनी हार और कामों की जिम्मेदारी खुद लें। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग अपनी नाकामयाबियों के लिए पूरी दुनिया को दोषी ठहराते हैं, चाहे वह उनके टीचर्स हों, पेरेंट्स हों या कोई और। वो हर चीज में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं और अपनी हार की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। लेकिन अब आपको अपने पास से बाहर निकलना होगा और खुद को एक नई पॉजिटिव जिंदगी देनी होगी। अपने सपनों को फिर से इकट्ठा कीजिए और सच, ईमानदारी और अच्छाई के साथ पॉजिटिवली आगे बढ़िए। आइए जानते हैं कि लेखक सफल होने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स बताते हैं जिससे आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। सबसे पहला है अपना नजरिया बदलें, पॉजिटिविटी को देखें। हमें अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। हमें दूसरों में गलतियाँ देखने की बजाय उनमें अच्छाई को देखना चाहिए। हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें एक बार लेखक से पूछा गया कि आप लोगों से कैसे डील करते हैं, तो वो बताते हैं कि लोगों से डील करना लगभग ऐसा है जैसे सोने की खुदाई करना। क्योंकि जब आप सोने की खुदाई करते हैं तो पहले बहुत सारी मिट्टी बाहर निकालनी पड़ती है। जब आप मिट्टी बाहर निकाल रहे होते हैं तो आपका फोकस मिट्टी पर नहीं, सोने पर होता है। इसलिए हमें हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी की तलाश करनी चाहिए और अपना फोकस भी उस पर लगा के रखना चाहिए। अब स्टेप 2, मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हम सब ने कभी ना कभी काम को टाला होगा और बाद में पछताए भी होंगे कि यार वो काम पहले ही कर देना चाहिए था। वो चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा लिया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर
वो खुद गुजर गया। जेम्स एल्बेरी की ये लाइन बताती है कि काम को टालना नहीं चाहिए, काम को जल्द से जल्द करने की आदत बनानी चाहिए। किसी भी काम को अभी करने की आदत डालें। हमें काम को टालने की आदत को बदलना चाहिए, क्योंकि कामों को टालने से जिंदगी में नेगेटिविटी आती है और कुछ काम करने का तो हमें कभी समय ही नहीं मिल पाता। दोस्तों, सफलता पाने के लिए जिंदगी में काम को तुरंत करने की आदत डालनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कभी भी अच्छे समय के लिए काम को नहीं टालना चाहिए, बल्कि अपने काम को उसी समय पूरा करके समय को अच्छा बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग काम को टालते रहते हैं, कल करूंगा, परसों करूंगा, और ऐसे करते करते वो कई महीने बिता देते हैं और कई साल भी। वो ऐसा इसलिए नहीं करते कि उन्हें इसमें मजा आता है, बल्कि वो एक बीमारी से ग्रस्त होते हैं जो है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। इसलिए वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। क्योंकि कोई किताब पढ़कर आप तैरना नहीं सीख सकते। तैरना सीखने के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। सो लिव इन प्रेजेंट, आगे वो सिखाते हैं, लिव इन प्रेजेंट। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है, वो एक बार मिलती है, इसलिए इसका भरपूर आनंद लें और उससे आज में जिए। अगर आप सच में अच्छा नजरिया बनाना चाहते हैं तो आज ही इस लाइन को अपनी जिंदगी में बिठा लें, डू इट नाउ। और काम को टालने की अपनी आदत को आज ही तुरंत बंद करें। सबसे पहले निराशाजनक शब्दों से दूर रहें। ये हो सकता था, मुझे करना चाहिए था, मैं कर सकता था, काश मैं कर लेता और थोड़ी कोशिश की होती। सो काम आप आज कर सकते हैं, उन्हें आज ही कर लें, कल पे मत टालें। आगे सिखाते हैं लेखक कि डेवलप ए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा आभार का, धन्यवाद करने का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। हमें परेशानियों को देखने की बजाय ब्लेसिंग्स को देखना चाहिए। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के पास नहीं हैं। जैसे आप इस समय मोबाइल के जरिए या इंटरनेट के जरिए ये सेशन सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, बहुत से लोगों के पास नहीं है। हमें इसलिए हर वो चीज़ जो हमारे पास, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। इससे हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव बनता है, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे स्टेप पे वो बताते हैं, अपने आप को किसी एजुकेशन, कॉन्टिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करें। लेखक ये कहते हैं कि हमें सही एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इसी से नॉलेज मिलता है। यहाँ पर एजुकेशन से मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के अलावा हमें लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए एजुकेशन लेनी चाहिए। हमें अपनी सोच और अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए जहाँ से भी नॉलेज मिले ले लेनी चाहिए। अपनी सोच और विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इंटरनेट के माध्यम से कामयाब लोगों की बायोग्राफी भी सुननी चाहिए। हमारी एजुकेशन का मतलब सिर्फ ग्रेड लेके आना नहीं होना चाहिए, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाना होना चाहिए। दोस्तों एक इंसान समझदार तो हो सकता है, लेकिन उसके फैसले गलत भी हो सकते हैं। इसलिए अपने सलाहकारों को ध्यान से चुनें और समझ का इस्तेमाल करें। फॉर्मल एजुकेशन के बिना भी एक इंसान कामयाब हो सकता है, अगर उसमें ये कुछ खूबियां हों। सबसे पहले कैरेक्टर यानी चरित्र, दूसरा कन्विक्शन यानी कि धारणा, तीसरा करेज यानी हिम्मत, चौथा कमिटमेंट यानी वादा, पांचवा कर्टसी यानी विनम्रता, छठा कॉम्पिटेंस यानी क्षमता। अगर कोई इंसान इन 6 खूबियों को अपने अंदर ले आता है तो वो आसानी से एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है। आगे बात करेंगे हाउ टू बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। अपना आत्म सम्मान बनाएं, ऐसा लेखक सिखाना चाहते हैं कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये हम समझें। अगर हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी वर्क फील्ड में अच्छा काम करते हैं, आपके रिश्तों में सुधार आता है, आपका व्यवहार आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। आत्म सम्मान से आप अच्छा महसूस करते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अपना आत्म सम्मान बनाने के लिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि वो
स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, आपको उनसे दूरी बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से सबको प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ या उनके आसपास रहेंगे तो आप पर उनकी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। आपको कई बुरी आदतों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। आपको नेगेटिव फिल्में देखने वाले चैनल्स जो हैं वो नहीं देखने चाहिए। आपको नेगेटिव विचारों, नेगेटिव लोगों, नेगेटिव चीज़ों के प्रभाव में रहने से आप अपना नुकसान करवाएंगे, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। वो काम पसंद करें जिसे करना जरूरी है। हमें लाइफ में काम करने पड़ते हैं जिन्हें करना जरूरी होता है, जैसे चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। कारण के तौर पर एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल करनी ही पड़ती है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन उन्हें करना जरूरी होता है। जब हम उन जरूरी कामों को पसंद करने लगते हैं तो फिर वही काम हमें आसान लगने लगते हैं। इसलिए उन सब कामों को पसंद करना शुरू करें जो आपके लिए लाइफ में करने जरूरी हैं। आगे, स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव काम से करें। हमें अपने दिन की शुरुआत किसी पॉजिटिव विचार को पढ़ के, सुन के या देख करके करनी चाहिए। रात को अच्छी नींद में सोने के बाद हमारा जो सुबह सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है। वो किसी भी नए विचार को ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार होता है। इसलिए हमें सुबह की जो शुरुआत है पॉजिटिव विचार से करनी चाहिए। दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करने से पॉजिटिव एनर्जी हमारी ओर आकर्षित होती है और सारा दिन अच्छा बीतता है। लेखक अब एक प्लान बताते हैं जिसे अपनाकर आप खुद को बदलना शुरू कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले जो मैंने अभी तक आपको स्टेप्स बताए हैं उन्हें आप कागज पर लिखें और अगले 21 डेज तक हर रोज उसे पढ़ें या सुनें। अगर हर रोज ऐसा करेंगे तो इससे अपनी लाइफ में से शामिल कर पाएंगे। हर स्टेप को देखें कि आप अपनी लाइफ में से कैसे फॉलो करेंगे। आपको ये सारे स्टेप्स अपने घर में, अपने ऑफिस में या आपके सोशल लाइफ में हर रोज इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। तीसरा, आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप अपने काम में सुधार लाना चाहते हैं या आप अपने समय का सही यूज़ करना चाहते हैं। उन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जो आप अपने लिए करना चाहते हैं। चौथा, अब आप उन सब बेनिफिट्स की, फ़ायदों की लिस्ट बनाएं जो आपको बदलाव करने से मिलेंगे। इसमें वो फ़ायदे भी लिखें जो आपके बदलाव करने से दूसरे लोगों को मिले। इसके बाद इस सेशन में बताए गए सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं और अपने आप से कमिटमेंट करें उस बदलाव को लेके आने के लिए। दोस्तों, सक्सेस आप बात करेंगे दोस्तों सक्सेस की। इस पार्ट में लेखक सफलता के बारे में डिटेल से बताते हैं। वो बताते हैं कि सफलता का असली मतलब क्या है और उसे पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए आपको किस तरह प्लानिंग बनानी चाहिए और उस प्लानिंग पर कैसे अमल करना चाहिए। व्हाट इज सक्सेस? सफलता कभी भाग्य से नहीं मिलती। सफलता हमारे सोच का परिणाम है और हम अपनी सोच खुद बनाते हैं। अगर हम इतिहास के कामयाब लोगों को देखें तो उन सब में हमें कुछ खास विशेषताएं कॉमन दिखेंगी। इसकी वजह से भी सब लोग कामयाब थे। अगर आप भी उन विशेषताओं को अपने अंदर डाल लें तो आपको कामयाब होने से, सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना होगा कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं। हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस? हर इंसान के लिए सफलता का अलग अलग मतलब है। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना। कुछ लोग लाइफ में बहुत नाम कमाना चाहते हैं। कुछ लोग नाम और पैसा कमाना दोनों को सफलता समझते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है अच्छी सेहत,
खुशहाल परिवार, मन की शांति और संतुष्टि। और आप जीवन में जो भी गोल बनाते हैं उस गोल को हासिल करना ही सफलता है। जैसे प्रोग्रेसिव, कामयाबी एक सफर है, कोई एक जगह नहीं। ये पूरी जिंदगी चलने वाला एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसलिए जब भी आप कोई गोल अचीव कर लें तो फिर नया गोल बनाएं और ऐसे ही जिंदगी आपकी चलती रहेगी। सेकंड है रियलाइजेशन। आपका अनुभव कैसा रहा, बाहरी चीजें आपको नहीं बताएंगी कि आप कामयाब होंगे। ये अंदरूनी खुशी होती है। इसलिए कामयाबी और खुशी हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। अब बात करेंगे गोल्स की, यानी लक्ष्य। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको एक सेंस देता है कि किस राह पर जाना है। क्योंकि जब तक आप एक गोल को कंप्लीट एड्रेस नहीं देंगे तो वो अपने फाइनल गोल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। आगे एक लेखक कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको कामयाब होने से रोकती हैं। सबसे पहले ईगो, कमंड, असफल होने का डर, गोल को सेट ना करना, कोई प्रैक्टिकल प्लानिंग का ना होना, कामों को टालने की आदत, ट्रेनिंग की कमी, फोकस एक जगह ना होना। द विनिंग एज। लेखक ये कहते हैं कि हमें हमेशा एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए, ना कि परफेक्शन की तरफ। अगर आप एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे तो उसमें आपकी प्रोग्रेस होगी। ये लगातार आप में सुधार लाएगी। जैसे घोड़ों की रेस में एक फर्स्ट आता है और बाकी उसके बाद। क्या वो घोड़ा औरों से बड़ा था या 5 गुना तेज दौड़ता था? जवाब है नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। वो कुछ ही सेकंड्स के अंतर से जीतता है, लेकिन उसे रिवार्ड बाकी घोड़ों से ज्यादा मिलता है। क्या ये सही है? लेकिन इसकी किसको फिक्र है? ये गेम का रूल है। इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। क्या जो कामयाब लोग होते हैं उनके 10 हाथ होते हैं या 10 दिमाग? ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सब इंसानों की तरह ही होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनके गोल सेट होते हैं और वो खुद को निखारने में अपना समय लगाते हैं। अब बात आती है स्ट्रगल की। कहते हैं दोस्तों, आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। इसे हम एक तितली और जिराफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक लड़के ने पेड़ के पास तितली के खोल को देखा। उसने देखा तितली खोल में से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही है। उस लड़के को तितली पर दया आ गई और उसने तितली की मदद करने की कोशिश की। उस लड़के ने खोल को तोड़ दिया और तितली को बाहर निकाल दिया। कुछ ही देर में वो तितली मर गई। लड़के को यह देख करके बहुत हैरानी हुई कि ये तितली कैसे मर गई। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने उससे कहा, संघर्ष ही प्रकृति का नियम है। खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है उससे उसके पंख और शरीर मजबूत हो जाते हैं। तुमने तितली की मदद करके उससे वो संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, इससे उसकी मौत हो गई। अब दूसरी तरफ जैसे जिराफ का बच्चा जब जन्म लेता है तो वो माँ के गर्भ से 10 फीट की ऊंचाई से पीठ के बल गिरता है। पीठ के बल गिरने के बाद उसमें उठने की शक्ति नहीं होती। जब जिराफ का बच्चा खड़ा नहीं होता तो उसकी माँ उससे बार बार लातें मारती है और वो बच्चा तब तक ये लातें खाता रहता है जब तक कि वो उठ करके खड़ा नहीं हो जाता। और कुछ देर बाद वो बच्चा डगमगाते हुए खड़ा हो जाता है। अगर जिराफ के बच्चे को अपनी माँ से वो लातें खाने के लिए ना मिलें तो वो उससे पहले ही किसी शिकारी का यानी कि जानवर का शिकार हो जाएगा। तितली और जिराफ की तरह हर इंसान को संघर्ष करना पड़ता है और जो व्यक्ति इस नियम को समझ आता है वो कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। दोस्तों, इंग्लिश की एक कहावत है, अ स्मूथ सी नेवर मेक अ गुड मरीनर। शांत समुंदर कभी भी आपको स्किलफुल नाव चालक नहीं बना सकता। उसके लिए आपको समुंदर की लहरों के बीच में जाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह हम परेशानियों से भाग नहीं सकते, इसलिए हमें उसका डटकर सामना करना होगा और खुद को मजबूत बनाना होगा। कामयाब इंसान कभी परेशानियों से नहीं डरता, वो उन्हें एंजॉय करता है और आगे बढ़ता जाता है। सफलता इस बात से नहीं नापी जाती कि आपने कितनी ऊंचाई छुई, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि आप गिरकर कितनी बार उठे।
सफल लोगों में से एक कॉमन बात होती है कि वो कभी हार नहीं मानते और बताते हैं कि हर सफलता की कहानी एक बड़ी असफलता की भी कहानी है, लेकिन लोग सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखते हैं। वो कहते हैं कि कितना किस्मत वाला है जो ये रातों रात कामयाब हो गया। लेकिन ये अचानक से नहीं होता। एक थॉमस एडिसन जी की कहानी से सीखने मिलता है कि 10,000 बार वो फेल हुए थे, तब जाके उन्होंने बल्ब बनाया और पूरी दुनिया को रोशनी दी। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं इस दुनिया में कामयाब लोगों के। आप भी अपनी खुद की कहानी बना सकते हैं, बस जरूरत है फेलियर से लड़ने की। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट ऑफ सक्सेस। इस पार्ट में ऑथर हमें सफलता पाने के लिए कुछ क्वालिटीज के बारे में बताते हैं जो सिर्फ कामयाब लोगों में होती है। आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने अपने अंदर ये सब क्वालिटीज डेवलप की थी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वालिटी से। लेखक ये कहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सफल की तेज इच्छा का, तीव्र इच्छा का होना बहुत जरूरी है। नेपोलियन हिल जी ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में ये कहा है कि लक्ष्य को हासिल करने की तीव्र इच्छा से, तेज इच्छा से ही सफलता हासिल करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में दोस्तों किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की जो शुरुआत है वो मन में तीव्र इच्छा से ही होती है। जिस तरह से एक छोटा सा बल्ब ज्यादा रोशनी नहीं दे सकता, उसी तरह से कमजोर इच्छा से बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। अपना लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसे प्राप्त करने के लिए मन में तेज इच्छा का, तीव्र इच्छा का, बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से ही आप उस दिशा में काम करेंगे। एक बार एक इंसान ने महान सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। सुकरात ने उस पर्सन को कहा कि वो कल सुबह नदी के पास आए और वहीं पर उसे उसके सवाल का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन वो पर्सन नदी के पास गया तो सुकरात ने उस आदमी को नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वो आदमी नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस आदमी के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो आदमी बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन सुकरात जी ने उसे बाहर नहीं आने दिया। काफी देर छटपटाने के बाद जब वो पर्सन सांस लेने मुश्किल महसूस कर रहा था, सुकरात ने उन्हें छोड़ दिया और उस आदमी ने तुरंत से सिर बाहर निकाल करके सांस लेना शुरू किया। तब सुकरात जी ने उनसे सवाल पूछा कि जब तुम पानी में थे तब तुम क्या चाहते थे। तो आदमी ने कहा, मैं जल्दी से जल्दी बाहर आकर के सांस लेना चाहता था। तो सुकरात जी ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तुम सफलता को उतनी ही बर्निंग डिजायर से, तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें जरूर सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, इंसान के विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। अगर किसी के जिंदगी में कुछ कमी है तो समझ लीजिए उसके विचारों में कुछ कमी है। ये बात है कमिटमेंट करने की। लेखक कहते हैं, ईमानदारी और बुद्धिमानी वो खंबे हैं जिनके बलबूते पर आप कमिटमेंट करते हैं और उसे निभाते हैं। ईमानदारी से मेरा मतलब है ऐसे समय में भी ईमानदार रहना जब आपके पास पैसों की कमी हो जाए। बुद्धिमानी इसी में है कि आप कभी ऐसा समय ना आने दें जब आपको पैसे की कमी हो। जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। सच में दोस्तों, सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत हर कोई नहीं करना चाहता। ज्यादातर लोग सफल होने के लिए जैसे हालात वो चाहते हैं वैसे हालात होते नहीं। सफल होने के लिए हमें अपने आप को कंडीशंस के हिसाब से डालना पड़ता है। कई साल पहले दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। सफल हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए उसके लिए कमिटमेंट और मेहनत हर कोई नहीं करना चाहता। ज्यादा लोग सफल होने के लिए जैसे हालात चाहते हैं वैसे हालात पूरी तरह से नहीं बन पाते। सफल होने के लिए हमें अपने आप को कंडीशंस के हिसाब से डालना पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों,
फुटबॉल के एक मैच में फ्रांस, जो कि चैंपियन टीम थी, पहले ही दौर में हार गई। जब वो हार गई तो खिलाड़ियों में से एक ने कहा कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। उसे हारने का कोई गम नहीं था। उसी चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया की जो टीम थी, जिन्हें चैंपियनशिप में कोई बढ़िया टीम नहीं माना जाता था, वो सेमीफाइनल में पहुंचे। वो सेमीफाइनल में हारे, लेकिन जिस तरह से वो खेले उन्होंने दुनिया का दिल जीत लिया। अंतर क्या था? फर्क ये था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए खेल रहा था और दूसरा अपने देश के लिए खेल रहा था। जीतने के लिए खेलना और ना हारने के लिए खेलने के बीच में यही अंतर होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब हम इंस्पिरेशन और उत्साह से खेलते हैं। जब हम हारने के लिए नहीं खेलते तो हम निराशा से खेलते हैं। कोई जीतने का जोश नहीं होता, बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। दोनों के बीच यही एक बड़ा अंतर है। विनर्स हमेशा अपनी जीत के लिए कमिटेड होते हैं, जोश से भरे हुए वही लूजर्स एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ऑथर कहते हैं कि कामयाब लोग अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और उसे सही समय पर निभाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए वो अपने सभी फैसले खुद लेते हैं। जिम्मेदारी लेने के लिए कई बार जोखिम उठाना पड़ता है और कामयाब लोग कभी जोखिम को उठाने से नहीं डरते। वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि आप ताकतवर को कमजोर करके और कमजोर को ताकतवर नहीं बना सकते, बल्कि कमजोर को भी ताकतवर बनाना सीखना होगा। क्योंकि युद्ध के मैदान में एक गलती आपकी मौत का कारण बन सकती है। जब चीजें सही नहीं हो रही होती तो नेगेटिव लोग आपको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, बस खुद को छोड़ करके। दूसरी तरफ पॉजिटिव लोग सारी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। अब बात करते हैं हार्ड वर्क की, कड़ी मेहनत। ऑथर बताते हैं कि सफलता कभी अच्छे किस्मत या भाग्य से नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। कड़ी मेहनत करने के लिए डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आमतौर पर लोग अपनी एनर्जी और क्षमता का केवल 25% इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरी ओर कामयाब लोग अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत का 100% इस्तेमाल करते हैं और अपने गोल को, लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आप वो चाहते हैं जो आपके पास नहीं है तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। इसलिए हार्डवर्क से कभी भी पीछे मत हटें, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं कैरेक्टर की, चरित्र की। ऑथर कहते हैं कि कैरेक्टर एक इंसान के बिलीव और पर्सनालिटी का मिक्सचर है जो उसके काम और व्यवहार में नजर आता है। कामयाब लोगों का कैरेक्टर उनकी बहादुरी, ईमानदारी, समझदारी, निष्ठा और स्वाभिमान का मिक्सचर है। कामयाबी पाने के लिए सही कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैरेक्टर ढीला सिर्फ मूवीज में चल सकता है। रियल लाइफ में कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। अगर कुछ बड़ा करना है तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग और बिलीविंग, यानी पॉजिटिव सोच और धारणा, इसको सही रखना जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव बिलीविंग जो है, पॉजिटिव धारणा जो है, पॉजिटिव सोच से भी बड़ी है। इसका मतलब है अपनी पॉजिटिव सोच का पूरा विश्वास होना। पॉजिटिव धारणा किसी काम को पूरे विश्वास से करने से आती है। कामयाब लोगों को किसी भी काम में सफल होने का पूरा विश्वास होता है। जैसे एक बॉक्सर मोहम्मद अली जी के बारे में कहा जाता था कि जब भी वो रिंग में जाते थे तो खुद से कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आई एम होप एंड आई विन। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं महान हूं और मुझे कोई नहीं हरा सकता। और ऐसा हुआ भी। इसलिए जैसी हम सोचना या धारणा बनाते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं।
सो पॉजिटिव बिलीविंग भी एक हमारे एटीट्यूड की तैयारी से आता है। नेक्स्ट वो कहते हैं गिव मोर देन यू गेट। जितना आपको मिलता है उससे ज्यादा काम करें, अपनी सैलरी से ज्यादा काम करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सैलरी से कम काम करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उतना ही काम करते हैं जितना उन्हें कहा जाता है। बहुत से कम लोग होंगे जो अपनी सैलरी से ज्यादा काम करते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में सफलता हासिल करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, अच्छे काम को करते हैं, उनकी मांग हर जगह हर समय रहती है। इसलिए कभी भी कोई भी काम करते हुए ये ना सोचें कि मुझे तो बस इतना ही कहा गया है, बल्कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आपका किया गया काम सबसे बेस्ट हो, बिना किसी लालच के। बस अपने काम पर ध्यान दें। द पावर ऑफ परसिस्टेंस, दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति से मतलब है किसी भी काम को सफलता से करना। रेसर धावक कुछ सेकंड्स की परफॉर्मेंस के लिए कई सालों तक मेहनत करते हैं। दृढ़ता से मतलब है किसी काम को बीच में ना छोड़ना और ये फैसला लेना कि जो काम आपने शुरू किया है उसे आप सफलता से पूरा करेंगे। परसिस्टेंस एक डिसीजन की तरह है। ये कमिटमेंट है उस काम को पूरा करने का जो आपने शुरू किया है। नेक्स्ट है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का गर्व। प्रदर्शन के गर्व से मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है किसी भी काम को खुशी खुशी करना। किसी भी काम की क्वालिटी को काम करने वाले की क्वालिटी से अलग नहीं किया जा सकता। आधे अधूरे से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। बहुत से काम आधे अधूरे मन से करने से बेहतर है थोड़े से काम को पूरी लगन और खुशी से करना। सो बी विलिंग टू गेट ए मेंटर। दूसरों से शिक्षा लेने के, एजुकेशन लेने के लिए हमेशा अच्छे गुरु को चुने। किसी ऐसे टीचर को, गुरु को जो आपको आपके काम की सही एजुकेशन दे, वर्क फील्ड की सही एजुकेशन दे और आपको कामयाब होने में आपकी मदद करे। एक अच्छा गुरु हमेशा आपको कामयाब होने के लिए सही रास्ता दिखाएगा और मुश्किल समय भी आपकी मदद करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को की पॉइंट्स के जरिए शेयर करता हूं। हमेशा जीतने के लिए खेलें, ना कि हार बचाने के लिए। दूसरा, दूसरों की गलतियों से सबक लें और आगे बढ़ें। तीसरा, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें और अपना ग्रुप भी वैसा ही बनाएं। चौथा, जितना आपको मिले हमेशा उससे ज्यादा दें। और पांचवा, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें। 6, अपनी ताकत पहचानें और मजबूती से आगे बढ़ें। 7वां, हमेशा डिसीजन लेते समय उसके आगे तक का सोचें। 8वां, सीखना कभी ना छोड़ें, हमेशा सीखते रहें। यस, स्टेप्स टू बिल्ड पॉजिटिव पर्सनालिटी। दोस्तों, इस सेशन में हम उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। उन सब स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो कामयाब लोग फॉलो करते हुए अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, जिम्मेदारी को लेना और निभाना सीखें। लेखक कहते हैं जिम्मेदारी उस इंसान की ओर खींची चली आती है जो उन्हें उठा सकता है। जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते वो हमेशा दूसरे लोगों को दोषी ठहराते हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, कभी गॉड को, कभी किस्मत को। इन सब को जिम्मेदार बता देते हैं लेकिन खुद कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेते। एक बार एक लड़का वो अपनी माँ को शिकायत करता है, माँ जिमी ने खिड़की तोड़ दी। जोनी ने जवाब दिया कि मैंने उसकी ओर पत्थर फेंका और वो नीचे झुक गया। उसके झुकते ही पत्थर खिड़की पर लगा और वो खिड़की टूट गई। यहां पर जोनी ने खुद खिड़की तोड़ी, शीशा खुद तोड़ा, लेकिन उसका ठीकरा अपने छोटे भाई पे डाल दिया। ऐसा अक्सर लोग करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप इसे करना बंद कर दें। सेकेंड, शो कंसिडरेशन। शो कंसिडरेशन से मतलब आप अपने विचार दिखाइए। एक बार एक छोटा बच्चा आइसक्रीम की दुकान पर गया, टेबल पर बैठा और पूछा, आइसक्रीम कौन कितने का है? उसने कहा 75 सेंट।
लड़का अपने हाथ में रखे सिक्कों को गिनने लगा और फिर पूछा, अच्छा छोटा कप आइसक्रीम कितने का है? वेट्रेस ने थोड़े गुस्से से जवाब देते हुए कहा, 65 सेंट। तो लड़के ने कहा, अच्छा फिर मुझे आप छोटा कप आइसक्रीम का दे दीजिए। लड़के ने आइसक्रीम खाई, बिल चुकाया और चले गया। वेट्रेस जब वापस आया तो उसने देखा कि वहां पर 75 सेंट रखे थे। यानी उस लड़के ने उस वेटर के बारे में सोचा था जो आइसक्रीम खिलाने वाला है। उसने उसके लिए एक्स्ट्रा टिप रखी। वो अपने से पहले दूसरे लोगों के बारे में सोचता था। अगर हम भी लोगों के बारे में पहले सोचें, दूसरों के बारे में पहले सोचें, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। थर्ड है थिंक विन विन। एक बार एक आदमी मरने के बाद जमराज के पास पहुंचा तो जमराज ने उनसे पूछा कि तुम कहां जाना चाहोगे, स्वर्ग में या नरक में? तो आदमी ने कहा कि मैं डिसाइड करने से पहले दोनों को देखना चाहता हूं। यमराज उसे एक हॉल में ले गए। वहां पर एक बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। ध्यान से जब देखा गया तो देखा गया कि उन सब के जो हाथ हैं वो लंबे लंबे कांटों से बंधे हुए थे, यानी चम्मच और कांटों से बंधे हुए थे। फिर ये नग था। फिर एक उनको स्वर्ग लेकर के गए, वहां भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनके भी हाथ बंधे हुए थे कांटे और नाइफ से, चाकू से। लेकिन वो खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि वो खुद से नहीं खा सकते, इसलिए वो दूसरे लोगों को खिलाने में उनकी मदद कर रहे थे। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था, वो भोजन ले पा रहा था। यही हमारे जीवन का सच है। जब हम अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज को जिताते हैं तो फिर हम खुद भी जीत जाते हैं। इसी को विन विन सिचुएशन कहते हैं। स्टेप 4, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। ऑथर कहते हैं कि जो भी आपके मन में आए उसको बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, कहीं ये दूसरे लोगों को बुरे तो नहीं लगेंगे। जब हम ये सोच करके बोलेंगे तो हम कभी भी गलत नहीं बोल पाएंगे। हमें हमेशा सोच के बोलना चाहिए, ना कि बोलने के बाद सोचना चाहिए। जो चोट शब्दों से लग सकती है वो किसी और चीज़ से नहीं। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर वो एक साधु के पास माफ़ी मांगने गया। साधु ने उससे कहा कि वो पंखों का एक थैला लेकर के शहर के बीचों बीच गिरा दे। किसान से जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। फिर साधु ने उसे जाकर के पंख लेने और वापस उससे बैग में रखने को कहा। किसान ने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि पंख उड़ चुके थे। जब वो खाली थैला लेकर के लौटा तो साधु ने कहा, तुम्हारी बातों के बारे में भी यही बात सच है। तुमने उन शब्दों को बोल तो दिया था लेकिन वो अब वापस नहीं ले सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों का चयन जो है वो सोच समझ कर करना चाहिए। कई बार हमारे शब्द ही होते हैं जो हमारे रिश्तों को बनाते और बिगाड़ते हैं। डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। लेखक कहते हैं कि लोगों की आलोचना करना बंद करें। कई बार आलोचना का बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए कब, कहाँ, किससे क्या बोलना है इस बात का ध्यान रखें और आलोचना करने से बचें। जब भी आपको किसी की आलोचना करनी पड़े तो हमेशा अकेले में करें और तारीफ लोगों के बीच में। ये आपकी पर्सनालिटी में निखार लेकर के आएगा और लीडरशिप क्वालिटी भी पैदा होगी। जब एक कोच आलोचना करता है तो फिर वो आपको बेहतर बनाने के लिए करता है, उससे मोटिवेट होकर के काम करें। कभी भी आलोचना करनी बहुत जरूरी हो तो हमेशा काम की करें, काम करने वाले की नहीं। आपसी लड़ाई को काम के बीच में मत लेके आए। आप काम की आलोचना कर सकते हैं लेकिन आपको उसके इरादे की कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। जो लोग कंप्लेंट करते हैं उन्हें लोग पसंद नहीं करते। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर चीज़ की शिकायत करें। गर्मी होती है तो बोलते हैं गर्मी बहुत है, ठंड होती है तो बोलते हैं सर्दी बहुत है। कुल मिलाकर उन्हें शिकायत ही करनी होती है। आप उन्हें नहीं रोक सकते क्योंकि वो उनकी आदत बन चुकी होती है। स्टेप 6, स्माइल एंड बी काइंड। कहते हैं थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कान, बस यही है खुशी की असली पहचान। चेहरे की मुस्कुराहट हमारे दिल को खुश मिजाज बना देती है। कहा जाता है कि एक हंसमुख चेहरा एक साधारण इंसान से, साधारण चेहरे से काफ़ी बेहतर है। जो व्यक्ति हमेशा हंसमुख रहता है, खुशी में बात करता है, उस पर्सन से बात करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती और हमें उनसे बात करना भी पसंद होता है। स्टेप 7,
बी अ गुड लिसनर। हर एक की सुनो, हर एक से सीखो। हर कोई कुछ ना कुछ जानता है, वो आपसे कुछ अच्छा शेयर कर सकता है, क्योंकि अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर हो सकता है। जब तक आप लोगों की बात सुनकर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तब तक वो भी आपको नहीं सुनेंगे। इसलिए हमेशा लोगों की बात को ध्यान से सुनें और इंटरेस्ट बना करके रखें। यही अच्छी पर्सनालिटी की खूबी होती है। स्टेप 8, बी एंथुसियास्टिक। उत्साह अपने आपके जीवन का एक पावर हाउस है। अगर आप उत्साही बनना चाहते हैं तो फिर उत्साह में काम करें। नेक्स्ट, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। हमेशा लोगों की सच्ची प्रशंसा करें और किसी ना किसी बात पर हमेशा अप्रिशिएट करें। ये करने से हमारा कुछ नहीं जाता है, लेकिन सामने वाले में नया जोश भर जाता है। आखिरकार तारीफ किसे पसंद नहीं होती। अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए लोगों की सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। नाउ स्टेप 10, व्हेन यू मेक ए मिस्टेक एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। यानी जब भी आप कोई गलती करें तो उसे खुद ही मान लें और आगे बढ़ें। ये करने से लोगों के दिल में आपकी इज्जत बढ़ेगी। कभी भी अपनी गलती को छिपाएं नहीं। स्टेप 11, डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। मतलब ये कि लोगों के साथ सलाह मशवरा करें, लेकिन बहस कभी मत करें, क्योंकि बहस का कोई अंत नहीं होता। बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि बहस करे ही ना। स्टेप 12, डोंट गॉसिप। ये आमतौर पर स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट सेक्टर में आम बात है, लेकिन एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला पर्सन ये कभी नहीं करता। वो हमेशा गॉसिप जैसी चीजों से दूर रहता है। नाउ स्टेप 13, टर्न योर प्रॉमिसेस इनटू कमिटमेंट्स। अपने किए हुए वादों को पूरा करके दिखाइए। इससे लोग आपको बात का पक्का इंसान मानेंगे और आपके पीछे भी वो आपकी तारीफ करेंगे। लेखक के बताए गए इन सब स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन और हमारी आदतें। इस सेशन में हम बात करेंगे कि पॉजिटिव आदतें और अच्छा कैरेक्टर कैसे बनाएं। लेखक कहते हैं कि कई बार आपने देखा होगा, कोई इंसान जब किसी काम को करता है तो वो उसमें सफल होता है। दूसरी तरफ जब कोई इंसान आप ऐसा मिलते हैं जो किसी भी काम में सफल नहीं होता। लोग अक्सर अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत में यकीन करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चल जाएगा कि सफल इंसान सही दिशा में कोई ना कोई काम कर रहा होता है और फेलियर व्यक्ति किसी न किसी गलती को दोहराता रहता है। हमारा व्यवहार हमारी सोच पर निर्भर नहीं करता, वो हमारी आदतों पर निर्भर करता है। वो आदतें जो हमारे काबू में नहीं है। अगर हम अपने लिए अच्छी आदतें नहीं बनाते तो बुरी आदतें अपने आप बन जाती हैं। यानी कि अगर आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे तो फिर खुद पे खुद डिग्रेड होते चले जाएंगे। जैसे इस बुक में कहा गया है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो बस कामों को अलग तरीके से करते हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत बार उनसे लोग एक सवाल पूछते हैं कि जीतने वाले लोग ऐसा क्या अलग करते हैं, तो उनका जवाब ये होता है कि वो लोग उन आदतों को अपने अंदर बनाते हैं जो हारने वाले लोग नहीं बनाते। वो जीतने वाले हर वो काम करते हैं जो हारने वाले को पसंद नहीं होता। वो आराम की चिंता नहीं करते, बस खुद में अच्छी आदतें डालने के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। जैसे सुबह उठना किसी को भी पसंद नहीं, हर कोई चाहता है कि थोड़ा वो और आराम कर ले, लेकिन जीतने वाले लोग कंफर्ट जोन से निकल करके खुद को उठाते हैं और दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आज आपको वो चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। विनर्स हमेशा अपनी अच्छी आदतें बनाते हैं।
शुरुआत सबकी मुश्किल भरी होती है, लेकिन मुश्किलों से पार पा करके वो अपनी अच्छी आदतें बना ही लेते हैं जो लूजर्स नहीं बना पाते। वही काम जो हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है। हम किसी भी काम को कर कर के सीखते हैं। जैसे कि अगर हम हर रोज ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारी ईमानदारी से काम करने की आदत बन जाएगी। एक बार एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि हैबिट कैसे बनती है, उस पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। उसके लिए उन्होंने एक डॉग को लिया। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने डॉग को घंटी की आवाज़ करना शुरू की। बहुत बार ऐसा करने के बाद उसने सिर्फ घंटी की आवाज़ की और खाना नहीं दिया। ऐसा करने पर उसने पाया कि सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर ही डॉग के मुंह में लार आ गई थी, सलाइवा आ गया था। इससे देख कर के ये नोटिस किया गया कि जब किसी काम को बार बार किया जाता है तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो कोई भी आदत बना सकते हैं। बिल्कुल हाँ दोस्तों। लेखक इसमें एक गीगो प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो बातें हमारे अंदर आएंगी वही बाहर जाएंगी। जैसे नेगेटिविटी आपके अंदर आती है तो नेगेटिविटी ही बाहर निकलती है। इसलिए हमेशा आप क्या आदत बना रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। यू आर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस यानी कि हमारा चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा अवचेतन मन। हमारे चेतन मन में सोचने की शक्ति है। वो किसी भी चीज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। चेतन सही और गलत में फर्क बता सकता है, अवचेतन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वो चेतन मन द्वारा बताई गई हर बात को स्वीकार करता है। अगर अभी तक आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हुए तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन के विचारों को बदलने की जरूरत है। नाउ फॉर्मिंग गुड हैबिट्स। बुरी आदतों को बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती। चाहे बुरी आदत जितनी भी पुरानी हो, आप अपनी आदतों को कभी भी बदल सकते हैं और अच्छी आदतें लगा सकते हैं। शुरुआत में किसी भी आदत को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन पुरानी आदतों को बदलना मुश्किल होता है। बुरी आदतों को बदलने से बेहतर है हम उसे अपने अंदर पैदा ही ना होने दें। नाउ प्रिपेयर द सबकॉन्शियस। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए और अच्छी आदतों को अपनाने के लिए सेल्फ सुजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जाने या अनजाने में सेल्फ सुजेशन का इस्तेमाल करते हैं। अवचेतन मन हमारे लिए हमेशा काम करता है। सेल्फ सुजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव विचारों से भरते हैं और वही विचार बाद में हमारे जीवन का सच बन जाते हैं। विचार चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारा अवचेतन मन उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है। नाउ विजुअलाइजेशन बिना मेंटल पिक्चर के काम नहीं करता। विजुअलाइजेशन यानी मेंटली अपने आप को तस्वीरों में वो सब करते हुए देखने का प्रोसेस है जो हम लाइफ में करना चाहते हैं या फिर हम जो बनना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम 21 दिन आपको एक आदत बनानी चाहिए। इसके बाद आपकी बॉडी, आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी और फिर वो आपकी पक्की हैबिट में तब्दील हो जाएगी। आप भी इस एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल कीजिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। तो दोस्तों अब बात करेंगे गोल सेटिंग की, लक्ष्य को निर्धारित करना। इसमें लेखक बताते हैं कि गोल को कैसे सेट करते हैं और उसे कैसे अचीव करते हैं और आप इसे कैसे सेट कर सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल देते हुए वो एक समय की बात बताते हैं, कौरवों और पांडवों की, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य सबके गुरु थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की एक परीक्षा लेने का मन बनाया और उसके लिए सभी पांडवों और कौरवों को अपने पास बुलाया और कहा कि कल आप सबकी मैं एक परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि अब तक कौन क्या सीखा है। इसके लिए अगले दिन तैयार रहें और सब ने
गुरु की आज्ञा को माना। अगले दिन सब लोग सुबह होने पर सब राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के पास बगीचे में इकट्ठे हो गए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ की डाल पर एक मिट्टी की बनी चिड़िया रख दी और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने इशारा करते हुए कहा, अब आप सब राजकुमारों को एक एक करके इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। जो भी राजकुमार निशाना लगाने में सफल होगा उसे विजयी घोषित किया जाएगा। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके सब राजकुमारों से पूछा कि अब आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है और किसी ने कहा कि मुझे पेड़ पर चिड़िया और पूरा आकाश भी दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ और पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करते हुए सब लोगों ने कुछ ना कुछ बताया, लेकिन पांडव राजकुमार अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु द्रोणाचार्य बाकी सब लोगों के जवाब से खुश नहीं दिख रहे थे। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि सबने कुछ ना कुछ कहा है, अर्जुन तुमने अभी जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मुझे माफ कीजिएगा, मुझे तो इस समय सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उनका यह जवाब सुनकर के द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए और अर्जुन को निशाना लगाने के लिए कहा। अर्जुन ने तुरंत चिड़िया की आंख में निशाना लगा दिया और निशाना एकदम सही लगा। गुरु ने सब राजकुमारों को समझाया कि हमने शुरू में ही कहा था कि चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है, तो सबको चिड़िया की आंख पर ही ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सबने अपना ध्यान कहीं और लगा लिया, इसलिए सब अपने लक्ष्य से चूक गए। इसलिए सबको हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप जीतेंगे। जब तक हमारा पूरा फोकस अपने गोल पर नहीं होता तब तक उसे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फोकस बनाना एक स्किल है और इसे सीखा जा सकता है। गोल सेट करने की इंपॉर्टेंस, अगर आप एक कागज और लेंस को धूप में रखें और लेंस को अगर कागज के ऊपर हिलाते रहेंगे तो वो उस कागज को जला नहीं पाएगा। अगर आप लेंस को कागज के किसी एक हिस्से पर फोकस करेंगे तो फिर वो कागज को जला देगा। फेलियर लोग, असफल लोग अपना गोल सेट नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो फिर अपना ध्यान गोल पर फोकस नहीं करते। वही कामयाब लोग अपना गोल फोकस करते हैं और अपना पूरा ध्यान पूरी तरह से गोल पर फोकस करके रखते हैं। गोल्स एंड ड्रीम्स, लक्ष्य और सपने। अक्सर लोग अपने सपनों को ही अपना लक्ष्य समझ लेते हैं, गोल समझ लेते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। सपने सिर्फ चाह से बढ़कर कुछ और नहीं होते, जबकि गोल को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लानिंग और टाइम बाउंडेशन होती है। गोल खाली सेट करने से नहीं, लगन से मेहनत करने से पूरे होते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स एस फॉर स्पेसिफिक। जो भी आपको चाहिए वो क्लियर हो। जैसे मुझे अगर वेट कम करना है, ये एक मेरी ख्वाहिश है, मुझे 1 महीने में 6 किलो वेट कम करना है, ये क्लियर है, तभी ये जाकर के गोल बना। देन एम मेजरेबल। आप जो भी गोल डिसाइड करें वो मेजरेबल हो, ऐसा ना हो जो मुमकिन नहीं है, यानी उसे मापा जा सकता हो। देन ए इज फॉर अचीवेबल। आपका गोल जो है वो अचीव किया जा सकने वाला हो। देन आर रियलिस्टिक, यानी कि जिसकी संभावना हो वही गोल बनाएं। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में आप कह दें कि मैं 10 kg वेट कम कर दूंगा, वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। नाउ टी फॉर टाइम बाउंड, यानी कि आपके गोल की कोई डेडलाइन हो, तभी आप उसे पूरा करने के लिए मोटिवेट होंगे, नहीं तो वो गोल ऐसे ही पड़ा रहेगा और कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि गोल सेटिंग के बारे में जो बात की गई है आप इसे सीखेंगे और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को स्मार्ट तरीके से बदलेंगे। नेक्स्ट, वैल्यू एंड विजन। तकरीबन दोस्तों अब आप
इस पूरे सेशन के लास्ट एपिसोड को शेयर करने वाले हैं, वैल्यू एंड विजन। इसमें मैं आपके साथ 2 कहानियां शेयर करना चाहूंगा और आप बताइएगा कि कौन सी कहानी आपको बेहतर लगी। किसी भी इंसान को इस बात के लिए सम्मानित नहीं किया जाता कि उसने समाज से क्या लिया। कामयाब लोगों को इसलिए सम्मानित किया जाता है कि उन्होंने समाज को क्या दिया। गुण और सदाचार कभी विरासत में नहीं मिलते। हमें सही कामों को प्रायोरिटी देना होता है। अगर हम आने वाले अपनी जनरेशन को पॉजिटिविटी से प्रभावित करना चाहते हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमसे बहुत कुछ सीखती हैं। जब हम अपने वैल्यू सिस्टम, हमारे खुद के वैल्यू सिस्टम साफ नहीं होते। दोस्तों, एक बार एक राजा था। उसको अपने सोने से, गोल्ड से बहुत प्यार था। उसे गोल्ड इतना ज़्यादा पसंद था कि उसने अपनी बेटी का नाम सोने से सोनपरी रखा था। उसे अपनी लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ें अच्छी लगती थी, एक सोना यानी गोल्ड और दूसरा उसकी बेटी सोनपरी। वो अपना सारा सोना एक तय खाने में रखता था और हर रोज उसे गिनता था। उसकी इस आदत पर रानी कहती थी कि महाराज, अगर आप ऐसा हर रोज सोने को गिनेंगे तो फिर एक दिन ये सोना गायब हो जाएगा। रानी की बातों पर राजा बहुत नाराज हुआ और कहने लगा कि तुम बिल्कुल नहीं समझते, ये सोना बहुत जरूरी होता है। दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत और कीमती चीज कुछ भी नहीं है। इस तरह से हर रोज राजा अपना सोना गिनता और उसका सोने के प्रति लगाव बढ़ता ही चला जाता। अब राजा दिन ब दिन लालची होता जा रहा था। जहां एक तरफ राजा को सोने से इतना प्यार था, दूसरी तरफ उसकी बेटी राजकुमारी सोनपरी, उसका सोने में यानी गोल्ड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे नेचर से बहुत प्यार था, प्रकृति से बहुत प्यार था। अब धीरे धीरे राजा इतना लालची हो गया कि उसे लगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहिए। धीरे धीरे उसकी ये चाह का पागलपन में बदल गई, पता ही नहीं चला। एक दिन उसने अमीर आदमी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बारे में सोचा। उसने खाना पीना छोड़कर भगवान को मनाने के लिए उनका ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन वो राजा लगातार अपना ध्यान ईश्वर के प्रति बनाए रखा हुआ था। अंत में भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, उसे दर्शन देने पहुंचते हैं और कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं जिस भी चीज को छू लूं वो सोने की बन जाए, गोल्ड की बन जाए। तो भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया और कहा कि एक बात हमेशा याद रखना, सोने से तुम हर खुशी नहीं खरीद सकते। ऐसा कह करके भगवान गायब हो गए। राजा खुशी के मारे झूमने लगा। वो हर चीज को छूने लगा। हर चीज सोने में बदलती जा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा बगीचे में पहुंचा और पेड़ पौधों को छू छू कर सोने में बदलने लगा। अब राजा थक गया था, उसे भूख लगने लगी। वो खाना खाने के लिए महल में गया और अपनी सोने की कुर्सी और टेबल पर जाकर के बैठ गया। टेबल पर बहुत सारी चीजें थी खाने के लिए। राजा के मुंह में पानी आया। जैसे ही उसने सेब खाने के लिए सेब हाथ में पकड़ा, वो सोने का हो गया। अब उसने मिठाई को पकड़ा हाथ में, तो मिठाई भी सोने में बदल गई। उसके हाथ लगाते ही हर चीज सोने में बदलती गई। अब राजा बहुत दुखी हो गया और कहा, हे भगवान, अब मैं क्या खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। अपने पिता की आवाज सुन करके सोनपरी दौड़ती हुई वहां आई और देखा कि उसके पिता बहुत परेशान हैं। तो वो ये देख करके उनसे गले मिलने के लिए भागी। इससे पहले कि राजा कुछ कहता, राजकुमारी सोनपरी ने राजा को छू लिया और राजकुमारी सोने की बन गई। अब अपनी बेटी का यह हाल देख करके राजा बहुत निराश हो गया, रोने लगा। ये सब देख करके फिर से उसने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की, ध्यान करना शुरू किया। जब भगवान प्रकट हुए तो उसने कहा कि ईश्वर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे वरदान नहीं चाहिए। मैं बहुत लालची हो गया था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया
मेरी सहायता करें। राजा की बात सुनकर के भगवान ने अपना वरदान वापस ले लिया और सब कुछ पहले के जैसे नॉर्मल हो गया। राजकुमारी फिर से बगीचे में खेलने लगी और राजा भी अब नेचर को एंजॉय करने लगा। अब राजा ने सोना गिनना बंद कर दिया था। इस कहानी से कई चीज़ें सीखने में मिलती हैं कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। जब भी कुछ करें तो उसका लास्ट रिजल्ट क्या होगा, बिना सोचे समझे फैसला ना करें। नाउ कमिटमेंट यानी प्रॉमिसेस निभाना। कमिटमेंट किसी पर्सन की पर्सनालिटी का सबसे मेन हिस्सा होता है। जब विजन बिल्कुल साफ हो तो फैसला लेना और कमिटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। कमिटमेंट का मतलब है दूसरों से किया हुआ वायदा पूरा करने के लिए अपनी चाहत का त्याग करें। जैसे किसी दोस्त से कमिटमेंट करने का मतलब है उसकी सब बातों को सीक्रेट रखना। अपने कामयाब लोग अपनी कमिटमेंट को किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं, चाहे वो उनके बिजनेस में हो या परिवार में या फिर समाज से। नेक्स्ट, पर्पस इन लाइफ। बिना पर्पस का लाइफ मौत की तरह है। आप अपनी लाइफ का एक पर्पस डिसाइड करें और पूरे जोश और उत्साह के साथ उसे हासिल करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में पर्पस डिसाइड कर लेंगे उतनी जल्दी आप उसे पूरा करने के लिए एक सही दिशा में कदम उठाएंगे। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। जीतने के लिए हमें अपने कॉम्पिटिटर्स की गलतियों का फायदा उठाना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स की गलतियों का फायदा नहीं उठाना मूर्खता होगा। लाइफ इज ए कंपटीशन जिसमें आपको हिस्सा लेना ही होगा। कंपटीशन से हमें लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। विनर्स आर ग्रेशियस। विनर्स कभी दूसरों के सामने अपने बारे में अधिक बढ़ चढ़ कर नहीं बोलते। वो लोगों के सामने अपनी टीम के और पार्टिसिपेंट्स और सदस्यों की तारीफ करते हैं। जीतना और सफल होना तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन सफलता को संभाल करके रखना बहुत कम लोग जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने पूरे सेशंस में बताया है, हर एक पार्ट में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। दोस्तों, कामयाबी भी खाली सुनने से नहीं आती। कामयाबी आती है जब वो आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो भी इस पूरे सेशन में बताया गया है उसे प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाएं। अभी से उस इम्प्लीमेंटेशन को शुरू करें। आपकी लाइफ को बदलने का ये लिया गया एक कदम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसी तरह के नए सेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दिस इज नवीन शर्मा साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।